हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 7 जिसका नाम क्या है, बिग पुश। तो चलो शुरू करते हैं आज एक नया लेसन नंबर 6 तक की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। जिसने तो प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोस ना देखी और आराम से जाएं प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस भी देख लेना ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ जाके व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है बिग पुश का इंट्रोडक्शन, यानी कि बिग पुश होता क्या है। तो आज हम इससे शुरुआत करेंगे और किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। तो चलो अब शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है कि बिग पुश क्या होता है। तो बिग पुश थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पे हम थोड़ा सा डीप में बात करने वाले हैं आज। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, या फिर जो पॉवर्टी में अपना गुजारा कर रही हैं, उन कंट्रीज़ को अगर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है तो उन्हें एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक टाइम ऐसा आता है अगर उन्हें अपने आप को इनिशियल लेवल पर से उठाना है तो उन्हें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि बड़े लेवल का कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, जिसके जरिए वो अपनी कंट्री की ग्रोथ कर सकते हैं। और उसी बड़े अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, बिग पुश, यानी कि जहाँ से इकोनॉमी में क्या आएगा, एक बड़ा पुश आएगा, यानी कि वो पैसा जो हम इन्वेस्ट करेंगे जिसके जरिए हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो देखो बिग पुश थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग इकोनॉमिक्स से अलग अलग बात बोलते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो लोग एक चीज जो है वो कॉमन बोलते हैं। वो क्या कि अगर मान लो कि कोई कंट्री है वो धीरे धीरे पैसा लगा रही है, छोटा अमाउंट, फिर और छोटा अमाउंट, फिर और छोटा अमाउंट, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर मान लो कोई कंट्री बहुत बड़ी है और आपको डेवलपमेंट भी करनी है, ग्रोथ भी करनी है, तो आपको इनिशियल लेवल पे तो अपनी कैपिटल को ह्यूज लेवल पे रखना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे कोई बिजनेस होता है, आप सोच के देखो, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं उसमें हम फर्दर कैपिटल यानी तो फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन जब हम इनिशियल कैपिटल लगाते हैं ना वो बहुत बड़े अमाउंट में लगाते हैं ताकि हम उस बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जा पाएं। यानी कि जितना बड़ा बिजनेस करना है उतना बड़ा कैपिटल हमें लगाना होगा और इनिशियल लेवल पे तो जरूर लगाना होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत कैपिटल लगा के अपने प्रॉफिट का हिस्सा लगा के तब हम उसे ग्रोथ करवाते रहते हैं। लेकिन इनिशियल हमें भी कैपिटल क्या करना पड़ता है, ज़्यादा डालना पड़ता है। और यही कहना था हमारे इकोनॉमिस्ट का कि अगर आप स्टार्टिंग में ही रिसोर्सेज कम लगाओगे, स्टार्टिंग में ही एफर्ट्स कम लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो एफर्ट वेस्ट ही हो जाएगा, आपको आउटपुट नजर नहीं आएगा। सपोज करो आपको कोई बिजनेस करना है और आपको पता है कि उसके लिए 1 लाख की जरूरत है, लेकिन आपने 10,000 में सोचा कि मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, बाकी पैसा धीरे धीरे लगा दूंगा, तो होगा क्या, कहीं ना कहीं कुछ काम अधूरे रह जाएंगे जिसकी वजह से हो सकता है आपको बिजनेस बंद करना पड़े और आपको प्रॉफिट ना मिले। तो जितने की इनिशियल कम से कम नीड है उतना तो आपको लगाना ही पड़ेगा अगर आपको स्टार्टिंग में किसी भी बिजनेस को एज दिलवाना है। तो वही सेम चीज़ किसका होती है, इकोनॉमी के साथ भी होती है। अगर आपको इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल ह्यूज कैपिटल लगाना होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिग पुश बोलते हैं। तो बिग पुश थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखो, आइडिया बिहाइंड दिस थ्योरी इज दैट इज अंडरडेवलप्ड कंट्रीज टू ब्रेक अ वीसीपी। अगर अंडरडेवलप्ड कंट्रीज को वीसीपी ब्रेक करना है, वीसीपी क्या होता है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, अगर उन्हें अपने आप को गरीबी से दूर लेके जाना है तो अ बिग पुश और बिग इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कम से कम आपको एक बार तो बिग पुश और बिग इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी इकोनॉमी के अंदर, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या है कि आप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। और अगर आपने थोड़ा बहुत कैपिटल डाल भी दिया तो आपका वो भी वेस्ट हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। आप ही सोचो ना, आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ इस बात को और अच्छे से। एक बार ह्यूमन बीइंग के मामले में रिलेट करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ में सक्सेस होने की कोशिश करते हैं तो हमारे एफर्ट्स कुछ तरीके के होते हैं। एक होता है कम एफर्ट डालते हैं कुछ लोग कि सोचते बहुत बड़ा है, एफर्ट्स बहुत कम डालते हैं, यानी कि मेहनत बहुत कम करते हैं। तो मेरा मानना है अगर मेहनत करो तो कंप्लीट पूरे तरीके से करो, मतलब अपने फुल एफर्ट्स झोंक दो उस काम में, अगर आपको उस काम में सक्सेस लेनी है तो। और अगर आपसे वो काम नहीं हो रहा, मतलब अगर आप उसमें एफर्ट नहीं डाल पा रहे तो उसको वहीं पे स्किप कर दो, क्योंकि फिर जो आपके जो थोड़े बहुत भी एफर्ट गए हैं ना, थोड़ा बहुत भी टाइम गया है, थोड़ा बहुत ही पैसा गया है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ इकोनॉमी में हमारी ये इकोनॉमिस्ट कहते थे कि अगर आपको एक कंट्री को ग्रो करवाना है तो आप पूरे एफर्ट्स लगा दो एक ही बार में, पूरी इन्वेस्टमेंट लगा दो, ठीक है, जितना आप लगा सकते हो, और पूरा जोर लगा दो उसे वहाँ पे ग्रोथ दिलवाने में। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, थोड़ा बहुत करके सोच रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए ग्रो करना क्या हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।
सॉरी, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है अगले पॉइंट में, सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी डिवोटेड टू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इफ द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड। तो हमें सर्टेन मिनिमम अमाउंट यानी कि हमें कम से कम जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो तो हमें डालना ही पड़ेगा किसी भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम के अंदर, इफ द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। हाँ, अगर आपको सिर्फ ऐसे बीच बीच में रहना है, ग्रो करे चाहे ना करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो आप कैसे भी ग्रोथ दिलवा सकते हो। लेकिन अगर आपको सही में ग्रोथ दिलवानी है तो आपको वो मिनिमम अमाउंट, वो मिनिमम एफर्ट डालना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है जो इकोनॉमिस्ट ने दिया, दिस थ्योरी इज ऑफ द व्यू स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज जस्ट अ वेस्ट। अब इसने क्या बोला, देखो मैंने आपको अभी ये बात बोली थी ना कि जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट वेस्ट के बराबर होता है, जस्ट अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो आपने जो भी वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करी है, स्मॉल रिसोर्सेज लगाए हैं, वो ऑलमोस्ट वेस्ट के बराबर ही है, क्योंकि उससे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ भी ना मिले, कोई बेनिफिट ना मिले उस रिसोर्सेज को लगाने का। तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द बिट बाय बिट, मतलब आप किस्तों में पैसा लगा रहे हो तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट के बराबर होगा। एलोकेशन, बिट बाय बिट एलोकेशन, नो इकोनॉमी कैन मूव ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस रिसोर्सेज से किसी भी तरह की डेवलपमेंट इकोनॉमी में नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बात यहाँ पे समझाई। फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज करें एग्जाम्पल क्या दिया, ग्राउंड स्पीड इज रिक्वायर्ड फॉर द एयरक्राफ्ट टू टेक ऑफ। अब यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि अगर हमें कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करवाना पड़ता है तो हमें उन्हें ग्राउंड पे एक अच्छी स्पीड देनी पड़ती है ताकि वो कहीं ना कहीं ग्रेविटी के पाथ को तोड़ पाए और आराम से उड़ पाए। ऐसे ही रॉकेट के साथ होता है। आपको पता होगा कि रॉकेट जो है वो मैक्सिमम फ्यूल है ना, वो सबसे ज़्यादा ताकत नीचे लगा देता है जब वो उड़ने वाला होता है। मतलब जब उसे ग्रेविटी को तोड़ना होता है उस टाइम वो अपने मैक्सिमम फ्यूल को सबसे इनिशियल लेवल पे खत्म कर देता है, तब जाके वो उड़ता है। और उसके बाद तो उसे एक थोड़ा बहुत फ्यूल चाहिए होता है उड़ने के लिए, क्योंकि अब उसने ग्रेविटी को तोड़ दिया है। तो ऐसा ही सेम काम क्या होता है इकोनॉमिकली ग्रोथ में होता है कि अगर आपको इकोनॉमिकली ग्रोथ करनी है तो आपको स्टार्टिंग में अपने एफर्ट्स, अपने रिसोर्सेज, अपने इनपुट्स, अपना फिजिकल कैपिटल कौन आते हैं, हमारे लोग, जो हमारे वेल एजुकेटेड, वेल स्किल्ड पर्सन होंगे वो लोग, ठीक। और साथ साथ में फिजिकल कैपिटल और हमारा फिजिकल कैपिटल में आएंगे वो रिसोर्सेज, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब। और हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसको अच्छे तरीके से एलोकेट करके यूज करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम आउटपुट हम जनरेट कर पाए। यही मेन कंसेप्ट है बिग पुश का। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बिलो अ सर्टेन लेवल, अगर आपने एक सर्टेन लेवल से बिलो इन्वेस्टमेंट करी, सपोज करो एक बिजनेस की रिक्वायर्ड अमाउंट है कि आपको कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी, और अगर आप उससे कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो विल बी अ मेयर वेस्टेज एंड विल नॉट अनेबल द इकोनॉमी द ब्रेक ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो इस तरीके से आप कभी भी गरीबी के साइकिल को नहीं तोड़ पाओगे और इकोनॉमी जो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। अब देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इनडिविजिबिलिटीज। अब इनडिविजिबिलिटी क्या होती है, जब हम फैक्टर्स को डिवाइड नहीं करवा पाते, यानी कुछ चीजों को बांट नहीं पाते। क्योंकि डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि वो चीज हम उसमें उतने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी का मतलब। अब ऐसे मैं बोलता हूं कि भाई जो 12 है वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब मुझे 12 को 2 हिस्सों में बांटना है, तो बट क्या 6 और 6 है ना भाई, 6 और 6 में बढ़ जाएगा, 6 + 6 12 ही होते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ही इनडिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम उसे उतने हिस्सों में डिवाइड ना कर पाए। विच आर कंसिडर्ड फॉरमोस्ट इन गेटिंग द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे आर। तो ऐसे कौन कौन चीजें हैं जहां पे इंडिविजिबिलिटी लगती है वो देखते हैं। एक तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या आता है, इनडिविजिबिलिटीज इन द प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि हम प्रोडक्शन फंक्शन में जो है इनडिविजिबिलिटी देखने को मिलती है। यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल कॉस्ट आती है। तो हम किस चीज में इन्वेस्टमेंट करें, तो इन्वेस्टमेंट में भी क्या देखने को मिलती है, इनडिविजिबिलिटी। मतलब हमारे पास ऑप्शंस इतने सारे हैं इन्वेस्टमेंट करने के, रिसोर्सेज बहुत कम है, तो हमें रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से जहां पे हाईली नीड है वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम अपने इकोनॉमी को ग्रो करवा पाए। वही चीज यहाँ पे है। जैसे क्या होता है लंपीनेस ऑफ कैपिटल। अब लंपीनेस में का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक लमसम अमाउंट में कैपिटल रखा हुआ है, यानी रिसोर्सेज रखे हुए हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन में, स्पेशली इन क्रिएशन ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। अब सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या होता है, जितने भी हमारे रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबका सब किसका पार्ट होता है, सोशल ओवरहेड कॉस्ट का। यानी इसका डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलता लेकिन बेनिफिट मिलता है। अब सपोज करो सड़कें खराब होंगी, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम जो अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, तो कैसे हम बिजनेस रन करेंगे भाई। बिजनेस में चीजें बनती हैं एक जगह और उसे भेजा जाता है अलग अलग जगह, तो उसे भेजने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो होना चाहिए ना, रोड वगैरह तो वेल डेवलप होने चाहिए, हाईवेज होने चाहिए बड़े बड़े, ताकि हम उसे ईजी तरीके से कहीं
पे भी बेच सकें। अगर हम उन चीज़ों को कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं पा रहे तो बिजनेस तो लॉस में आ जाएगा। तो इसलिए जो है सोशल ओवरहेड कॉस्ट भी आती है यहाँ पे, यानी कि सोसाइटी की डेवलपमेंट भी होती है। इसके बारे में मैं बाद में अगले वीडियो में बिल्कुल डीप में बात करने वाला हूँ कि सोशल ओवरहेड कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इंडिविजुअल मतलब यही है कि भाई पैसा कहाँ लगाएं, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में लगाएं, एग्रीकल्चर को डेवलप करने में लगाएं, या फिर इन सोशल ओवरहेड कैपिटल पे लगाएं। और हर एक चीज़ के अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और कितना कितना पैसा लगाएं ये भी क्या है, बहुत जरूरी है सोचना। ऐसा ना हो किसी एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, वहाँ पर उतनी डेवलपमेंट हो नहीं रही है, किसी में कम पैसा लगाया वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर पैसा नहीं लगा पा रहे। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इनडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। भाई डिमांड में भी तो होता है, डिमांड को हम कई बार बांट नहीं पाते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई कुछ कंज्यूमर इस चीज़ का डिमांड कर ले, ए गुड्स का, कुछ बी गुड्स का डिमांड कर ले, कुछ सी गुड्स का डिमांड कर ले। कई बार डिमांड क्या होता है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी क्या होती है, डिमांड दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। अब कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो एक फर्म है, अब एक फॉर्म जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड बना रही है, सपोज करो मार्कर और इंक बना रही है, अब वो डिमांड को यहाँ पे इंडिविजिबल नहीं कर सकती। अभी थोड़ी ना वो मार्कर बेचेगी, इंक बेचेगी नहीं, भाई कौन खरीदेगा? क्या मार्कर बिना इंक के चला सकते हैं क्या? अब मैं आपको बोलूँ कि आपने गाड़ी लेनी है पर आपको पेट्रोल नहीं बेचेंगे, कंट्री में पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, कौन खरीदेगा गाड़ी? भाई क्या करेंगे, गाड़ी को घर में रखेंगे सजा के अच्छे तरीके से कि भाई ये हमारे पास एक गाड़ी है, ये हमने ली है जी वैगन, ये हमने ली है वैगनार, ठीक है, ये हमने लिया सेंट्रो, उसे खड़ी करके रख देंगे, उसमें ना हमारे पास पेट्रोल डलवा नहीं सकते, चला मुझे सकते नहीं, तो शो ऑफ के रखेंगे हम गाड़ी सिर्फ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डिमांड को डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है, उन गुड्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपने एक चीज़ खरीदी है तो आपको दूसरी चीज़ भी खरीदनी ही पड़ेगी, वो आपकी नीड बन जाएगी फिर, वरना आप पहली वाली चीज़ भी खरीदोगे नहीं। तो इसी केस में क्या बोलते हैं, इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सेविंग्स एंड सप्लाई। कई बार ऐसे डिमांड इंडिविजिबल थे, अब कई बार क्या होता है सप्लाई भी इंडिविजिबल होते हैं, यानी कि अगर कंज्यूमर को एक गुड्स बेचना तो उसे दूसरा गुड्स भी बेचना पड़ता है। जैसे अब किसी को कार बेचनी है तो कंट्री में पेट्रोल भी अवेलेबल होना चाहिए बेचने के लिए, किसी को मार्कर बेचना है तो उसे इंक भी बेचना पड़ेगा, ताकि लोग जो है वो मार्कर और इंक की डिमांड साथ में कर पाएं और दोनों को इफेक्टिवली यूज कर पाएं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं भैया इंडिविजिबिलिटी ऑफ सेविंग्स। हम सेविंग्स को भी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाते प्रॉपर तरीके से, तो वो भी एक चीज़ क्या है, जरूरी है। मतलब कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो सेविंग के भी क्या होते हैं, अलग प्रकार होते हैं। तो ये हमारा था आज का कंप्लीट टॉपिक, जहां हमने देखा कि बिग पुश जो है वो होता क्या है और इसकी क्यों नीड है एक कंट्री को इनिशियल लेवल पे ग्रोथ दिलाने के लिए। तो अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, सोशल ओवरहेड कॉस्ट में कौन कौन सी कैपिटल चीज़ें आती हैं। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट रह गया हो, किसी प्रकार की क्वेरी रह गई हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और उम्मीद है अगर आपको भी जो वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करके जरूर जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जब बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।